नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे आप पेपर आया है, वो सब चर्चा हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बाकी बातें अपन बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से जिले में सम्मिलित था। तो कौन से वाले की बात कर रहा है ये, जो अपना किधर की साइड देखो, दक्षिण पूर्वी वाला, तो ये एक्स्ट्रा एरिया होता है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। तो इसके कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है इसकी बात कर रहा है। देखो इसके अंदर कोटा आना है अपने ये वाला एरिया में, झालावाड़ आता है, बांसवाड़ा इसमें नहीं आएगा, दक्षिण वाले में आता है, और डूंगरपुर दक्षिण वाले में आता है। तो अपना ए और बी जिसमें होगा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उसकी बात करते हैं क्या है। शहरी जनजाति के पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोपड़ी को क्या कहा जाता है। देखो ये मचान नुमा झोपड़ी मेनली स्पेशली शहरी जनजाति की बात कर रहा है ये, और शहरी जनजाति अपने कहाँ रहती है, बारा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता है। और इसे कहा क्या जाता था, ये बल्लियों वगैरह से मलकर बनाते थे अपन इसे देखो टापरी तो कहाँ कहा जाता है, भीलों के अंदर टापरी कहा जाता है। लूड़ नहीं कहते, टोपा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरुआ या टोपा कहा जाता है। इसका आंसर भी 3 रहेगा, टोपा या कोरुआ कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है। भाई जो हमारी समवर्षा रेखा है, मतलब राजस्थान में बरसात है, वो किस हिसाब से सेटअप की गई है। तो अपन पढ़ते हैं भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, अपने कैसे होती है, अपनी होती है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, इधर से इधर की तरफ रहती है समवर्षा रेखा। तो भाई समवर्षा रेखा की बात करें, क्योंकि जो अपनी है ये अरावली आती है बीच में, और अरावली के समांतर चलती है, जो भी चलती है अपनी जो रेखाएं चलती है इसके समांतर चलती, पैरेलल चलती है। और इसमें कौन सी, एक तो अपनी मेनली 50 सेंटीमीटर वाली है, या अपने जो 25 वाली है, सारी की सारी अपन इससे पैरेलल मानते हैं। तो कैसे होती है ये, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होती है। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, यानी आंसर होगा अपना 3 रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल या शिशु जनसंख्या जो 0 से 6 वाले होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला अनुपात कौन सा है। देखो ये सबको बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे जो ज़्यादा वाला है वो तो करौली है, और सबसे कम वाला कौन सा है, गंगानगर है। ठीक है, गंगानगर है, तो आंसर निकाल लो अपना, यानी आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आ जाओ 5वें में क्या कह रहा है। निम्नांकित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है। सबकी ऊंचाई देख लेते हैं। अचलगढ़ अपना कितना है, लगभग 1380 मीटर है। ऋषिकेश है, ऋषिकेश वाला लगभग 1017 है अपना। और जोलिया वाला तो नाम अपने कम ही पड़ा हुआ है, तो वैसे भी यानी कम हो गया इसकी तो, और ये 1001 मीटर होता है अपना लगभग। तो अपना सर्वाधिक इनमें तो वैसे ही पता है अपने कौन सा होता है, अचलगढ़ होता है। कैसे याद रखते हैं अपन इनको, गुरु से दिल से जरास, गुरु से दिल से जरास, ऐसे याद रखते हैं सब। तो अपना उसी से हो रहा है, हाथ से अचलगढ़ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्या है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी RCDF के बारे में कौन सा कथन है, वो उसके बारे में बात करना, और सही की बात करना है। 2 कथन दिए अपने को, क्या क्या है। एक तो इसकी स्थापना है, वो कब हुई है, 1977 में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा क्या, यह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समिति के तहत पंजीकृत किया गया इसको। ठीक है, और एक स्वायत्त निकाय है ये, स्वायत्त निकाय है ये। तो अपना आंसर क्या निकल के आता है, A और B दोनों। ठीक है, आगे समझ में, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। ठीक है, पहले देखो माजम, बेड़च, रूपारेल और काली सिंधी। अब क्या पूछ रहा है कि कौन सी है वो जो चंबल नदी के साथ संबंध बना के रखती है। ठीक है, तो कितनी है, इनमें से कितनी नदियां हैं जो चंबल नदी के साथ संपर्क में रखती है। देखो एक तो अपनी रूपारेल की बात करें, ये तो ये तो अपनी अंतःप्रवाह से संबंधित है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। फिर माजम की बात करें, ये साबरमती से मिलती है, तो उससे मेरे को मतलब हमारा रहता नहीं है। फिर बची कौन सी, एक बेड़च जो अपने किसकी है, बनास की सहायक नदी है, फिर बाद में जाके उससे मिलती है, बनास से मिलती है, बनास जाके चंबल से मिलती है, यानी ये बात सही है भाई, चंबल वाला रहेगा इसमें सिस्टम। जो हमारी काली सिंध है वो तो डायरेक्टली चंबल से कनेक्ट रहती है। तो ये और ये यानी B और D
बी और डी कनेक्ट रहती है, यानी कितनी रहती है, 2 रहती है। तो आंसर क्या रहेगा, केवल 2, आंसर हो जाएगा 1। आगे समझ, इतना कॉम्प्लिकेटेड। अब ये यूपीएससी वाला पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है यूपीएससी में पूछते थे पहले कि इनमें से कितने कथन सत्य है, इनमें से कितनी नदियां मेन हो रही। अब इसमें नाम देते बी और डी ऐसे करके, तो अपन थोड़ा टिकडम भी लगाते। यहाँ टिकडम लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तुम्हें आएगा तो ही कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या कहता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उद्योग और स्थानों की बात करें, कौन सा उद्योग कहाँ से मैच करेगा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब देखो इसमें भी कितने सुमेलित है, अच्छा क्वेश्चन बन गया जब ये चीज़ आ जाएगी। तो देखो जेके सीमेंट की बात करें अपने, तो जेके सीमेंट अपना कहाँ पर है, मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सही बात है। दूसरा देखो एसीसी वाला लाखेरी बूंदी के अंदर अपना, सही बात है। फिर मंगलम सीमेंट है, ये अपना ये मोडक में है, यहाँ नहीं है, कहाँ पर है, मोडक कोटा के अंदर है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ लास्ट वाला अल्ट्राटेक की बात करें, तो अल्ट्राटेक कहाँ पर है, अल्ट्राटेक चित्तौड़ में नहीं है, अल्ट्राटेक तो अपने इधर ही है, जयपुर वाले एरिया में, यानी कोटपुतली के अंदर है ये, ठीक है। कोटपुतली में, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर अपना हो जाता है ए और बी सही है इसमें। तो कितने हो गए सही, केवल 2, आंसर हो गया 1। आगे समझ में कैसे निकला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, इसकी बात कर रहा है। देखो जो ISFR है, रिपोर्ट है, उसके हिसाब से अगर बात करें तो इसमें पूछ रहा है रक्षित वन कितने हैं, तो रक्षित वन है वहाँ पर अपने 57.55%। आरक्षित वन है, इसकी है 37%, ऑलमोस्ट 37% के आसपास है। और अवर्गीकृत की बात करें वो तो कितने है, वो 6.4% है ही। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही होता है, तो अपना देखो सॉरी ये तो 56 पॉइंट कुछ है, 56 पॉइंट कुछ है मेरे को जहाँ तक ध्यान है, तो ये 57 नहीं है, यानी रक्षित वाला तो गलत होता है, आरक्षित वाला सही है, आरक्षित वाला सही है। एक मिनट ये रिपोर्ट के डाटा मैं आपको वापस बताता हूँ। देखो जो ISFR 23 की बात कर रहा है, ये 2023 लिखा हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन में, तो इसको देखते हुए करना है। तो उसके देखते हुए करेंगे ना, तो आरक्षित वाला है वो अपना है जो 37.05 है, और जो रक्षित वाला है वो 56.55 है, और जो अवर्गीकृत है वो बिल्कुल सही है, यही है अवर्गीकृत, वो 6.40% है, यानी अपना आंसर सिर्फ 2, केवल 2 है, यानी आंसर रहेगा 2। तो 90 का आंसर है 2, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहता है। देखो सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, ठीक है। किलो को मिलाना है अपने को, कौन सा किला कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। देखो बाला किला की बात करें तो बाला किला सबको पता है कहाँ पर, अपना अलवर के अंदर है, ठीक है। गागरोन किले की बात करें तो सबको पता है झालावाड़ के अंदर है। फिर आता है अपना नाकोड़ा जैन तीर्थ है वो कहाँ पर, बालोतरा के अंदर अपना। और जो करणी माता का मंदिर सबको पता है बीकानेर के अंदर है। तो सबको मिला करते हैं तो 1 में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3, यानी अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आ गया आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ क्या कहता है। देखो बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। भाई कौन से कथन सही है। देखो राजा सुरजनहाड़ा के द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली पर मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ, बिल्कुल सही बात है ये। भाई मुगल जो स्टार्टिंग हुई थी जब इन्होंने संधि हो गई थी उसके बाद से ही स्टार्ट हुआ था ये, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। दूसरा देखो पॉइंट क्या कहता है। राव रतन सिंह के समय चित्रकला में जहांगीर कला के मुगल चित्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। देखो रतन सिंह के टाइम पर, अब ऐसा तो कोई डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है अपने पास, अगर वैसे देखें तो रतन सिंह के टाइम पे यहाँ पे जहांगीर थे उस टाइम पे वहाँ पे, तो उनका इफेक्ट यहाँ पर होना ही होना था, तो ये बात भी सही हो जाती है। फिर बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद की, बिल्कुल सही बात है भाई। उनकी जो पोजीशन थी उसकी वजह से, क्योंकि बूंदी चित्रकला है ना अपने राजस्थान की, वैसे भी बाकी सारी से काफ़ी यूनिक है, इसलिए ये फेमस रहती है, ठीक है। तो ए, बी और सी तीनों सही होना चाहिए, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 12 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या कहता है। देखो रणथंभौर के वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। दूसरा क्या कहता है, बलबन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए थे। देखो रणथंभौर की बात करें तो जेतर सिंह का जो बेटा था वाघभट्ट, उसने वहाँ पर, भाई ये वाघभट्ट किन का बेटा था, जेतर सिंह का बेटा था, और इन्होंने ही कहाँ पर किया था, तुर्कों पे अटैक किया था और वहाँ पर सामना करके पुनर्धिकार पे लिया था वापिस अपना जो एरिया था, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। फिर बलबन की बात करें तो बलबन ने अपने बूंदी पर भी किया था, किसके देख एक तो सुल्तान खान के टाइम पे, सुल्तान काल में और वजीर काल के दौरान,
एक तो मेवाड़ पर किया था और एक हाडोती के टाइम पे ये सारा काम किया था इनके द्वारा। तो हाडोती में किया था तब बूंदी में हो गया, और जब मेवाड़ पे किया था तब चित्तौड़ भी हुआ था। तो दोनों काम भी सही है, ये बात भी सही है, यानी ए और बी दोनों कथन सही होने चाहिए। आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी 3 हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी रखा गया था? किसको रखा गया था? सबको पता है भाई, अर्जुन लाल शेट्टी जी को रखा गया था। कहाँ पर? वेल्लोर जेल के अंदर तो यही गए थे। तो अपना आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इजी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखो। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और वृत्त राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे? कौन रहे थे? देखो, जो संयुक्त राजस्थान के रहे थे और वृत्त संयुक्त राजस्थान कौन सा था? जिसके अंदर हमने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाया था, तब संयुक्त बना था। और वृत्त राजस्थान कब बना? जब इसके अंदर उदयपुर मिला दिया गया था। और दोनों के अंदर ही बात करें तो देखो, ये नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। तो अपने भूरेलाल जो बया थे वो दोनों के अंदर ही शामिल थे। मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो दोनों के मंत्रिमंडल में भूरेलाल बया को शामिल किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। जो लोक देवता हड़बू जी किस वन से संबंधित है? हड़बू जी किस वन से संबंधित है? फटाफट बताओ। सांखड़ा। किससे संबंधित है? सांखड़ा वन से संबंधित है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, अपने राजस्थान वाले क्या बोलते हैं उसके अंदर प्रजातंत्र में, प्रजामंडल आंदोलन में सबसे फेमस ही कौन सा वाला है? हरिपुरा अधिवेशन फेमस वाला है। ठीक है, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अबुल कादिर बदायूनी के अनुसार, किसके अनुसार? अबुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन वैसे तो पढ़ा हुआ नहीं होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है, पर इसका आंसर क्या है? नकीब खां। ये याद रख लेना है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नकीब खां याद रखना है हमें। और हल्दीघाटी हुआ कब था? याद रखना है 1576 के अंदर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? देखो, चूंदरी, पोमचा, लहरिया, मिर्जाई। देखो, ये जो मिर्जाई है, जो मिर्जाई है ये तो अपने पुरुष पहनते हैं। बाकी देख लो, ये तीनों की तीनों कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। तो अलग कौन हो जाएगा? मिर्जाई अलग हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, हाँ। अब मिर्जाई होता क्या है? कुछ नहीं है, वो अंगरखी टाइप का होता है, उसी को मिर्जाई बोलते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। शीतला माता का मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। शीतला माता जी का मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल को नहीं लगता, चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर अष्टमी तक, 7वें और 8वें दोनों दिन लगता है ये। तो ये कृष्ण शुक्ल नहीं है, कृष्ण है, तो ये गलत हो जाता है। फिर रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल यानी गणेश चतुर्थी हो गई, गणेश चतुर्थी के दिन ही लगता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए और सी, ये भी गलत है। तो 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर बनता है। ठीक है, सिंपल। चले आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन के आदेश पर जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? मतलब अजमेर के लिए भेजा था, किसके उसके तो कब भेजा था? मेनली ये अपने को ध्यान होता 1857 की क्रांति की बात है ये। उस टाइम पीरियड के अंदर जब मैगजीन किले के ऊपर अटैक चल रहे थे, मैगजीन वाला मतलब अजमेर वाला जो किला था, उस टाइम पे किसने भेजे थे? तख्त सिंह के टाइम पे भेजे गए थे। उस टाइम तख्त सिंह जी थे, और तख्त सिंह ने किसको भेजा था? सिंघवी को भेजा था, कुशलराज सिंघवी को, ध्यान हो तो। ठीक है, तो कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी गई थी सेना। तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इजी। चलो आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है। गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गणेश्वर से संबंधित बात करनी है। देखो, गणेश्वर का टीला डूंड नदी के उद्गम क्षेत्र पर स्थित है। डूंड में कहाँ है भाई? कांतली नदी है वहाँ पर। कौन सी नदी है? कांतली नदी के क्षेत्र पे है। तो ये वाला गलत हो जाता है। देखो अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है। गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईसा पूर्व से निर्धारित मानी जाती है। हाँ, लगभग अपन ये बोलते हैं इसको 3800 से 2800 के बीच वाली रेंज में मानते हैं ईसा पूर्व वाली। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण बिल्कुल फेमस है, फेमस ही तांबे के उपकरणों के लिए। तो ये बात भी सही हो जाती है। तो अपना आंसर होगा बी और सी यानी ऑप्शन नंबर 4 आंसर बनता है अपना। ठीक है, चलो 22 देखो क्या कहता है। राजस्थान के घन वादों की कार्यप्रणाली और बनावटों
के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। तो अपने को कथन दे रखे हैं, पढ़ो पहले। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे उंगली और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। दूसरा, थाली और तसली बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है। तीसरा देखो, झांझ, किसकी बात कर रहे हैं? झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य यंत्र है। पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा गलत है? तो गलत को अपने को बाहर निकालना है। देखो एक गलत तो सामने दिख रहा है अपने को, झांझ है। पहली बात तो ये मिट्टी का वाद्य यंत्र नहीं होता है, या तो अपने ये किसका बनाते हैं, या तो पीतल का बनाते हैं इसको, मेनली तो पीतल का ही बनता है ये, तो ये वाली बात तो गलत हो जाती है। फिर ग्रामीण बाजों के साथ बजाय, देखो ये मेवाड़ क्षेत्र में नहीं होता है, ये कहाँ पर बनता है? अपने शेखावटी में। क्यों? शेखावटी में एक फेमस वो होता है चंग या गींदड़ जो लोक नृत्य होता है, उसके साथ इसे बजाया जाता है, या उन गीतों के साथ इसे बजाया जाता है। तो ये वाली बात तो पूरी गलत हो जाती है, ये वाला पॉइंट गलत है। बात रही थी थाली तसले बजाते समय बाई हाथ, बिल्कुल सही बात है ये, और खड़ताल वाली बात तो सही है ही है। तो अपना ए और बी तो सही होता है, आंसर सी। तो सी को हटा दो और ए और बी को सही कर दो, आंसर निकल के आ जाता है अपना 2। आगे समझ में कैसा है? देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? भाई किसके पे भेजी थी वो तो पता है अपने को, किसके में नहीं भेजी वो देखना है अपने को। देखो राय सिंह जी तो गए थे, अपने को अच्छे से पता है, राय सिंह जी के टाइम भेजी थी। शाहबाज भेजे थे, ये नहीं भेजे थे। ये किसके लिए गए थे? ये तो बेचारे वहाँ भेजी थे, किसमें? मेवाड़ वाले में इनको काबुल भी भेजा हुआ था, उसके बाद में बिहार भी गए थे, ये याद हो तो ये उस टाइम इधर भी जीती, ये तो गए नहीं थे। तो अपना आंसर तो वैसे निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जलाल खां गए थे, शाहबाज जी गए थे और राय सिंह जी गए थे। तो आंसर आता है अपना 4, ठीक है। देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राम स्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा और उसके संस्थापन संत सही सुमेलित है? अच्छा, इनको मिलाना है भाई, कौन किससे मैच करता है? भाई रेण किससे है? दरियाव जी से, सही बात है। खेड़ापा वाला किससे संबंधित है? अपने खेड़ापा वाले वो रामदास जी से, रामचरण जी नहीं, रामदास जी होंगे यहाँ पे, हाँ रामदास जी होंगे इसका आंसर। और सिंहथल है, जो सिंहथल तो अपना हरि रामदास जी है, उनके पास है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है। और जो शाहपुरा है, शाहपुरा वाला वो जो भीलवाड़ा में, वो रामचरण जी है, ठीक है। अभी पूछ क्या रहा है? सही वाला बताना है। तो सही तो सिर्फ एक ही मैच हो रहा है ये इससे, रेण वाला, तो आंसर 2 होगा। ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। बहुत लोगों ने अलग अलग थोड़ी बहुत ट्रिक बना रखी है, मेरे पास ट्रिक तो नहीं पर मैंने याद किए हुए हैं। तो वैसे अपने कुछ भी बना लो या कुछ भी ऐसा सेट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, थोड़ा भी डाउट पैदा करना हो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा अभी भी याद करा देता हूँ। सिंहथल वाला है, सिंहथल है जो बीकानेर वाली जो पीठ है, वहाँ पर हरिराम दास जी थे। रेण वाला बिल्कुल सही है, रेण जो अपने दरियाव जी है, खेड़ापा रामदास जी हैं, और जो अपना शाहपुरा वाले हैं उसमें संत रामचरण जी रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ इसके लिए शायद वो एक ट्रिक चलती है, सारे सीखें ऐसे कुछ करके बनाती है, तो वो एक बार देख लेना आप, कहीं मिल जाए तो, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 2 मंजिल वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? 2 मंजिल का जो वेदी, तो ये तो अपने कुंभलगढ़ में ना 2 मंजिला जो वेदी भवन है वो किसने बनवाया था याद हो तो? ये उसने कुंभलगढ़ जो कुंभा जी ने बनवाया था, कुंभा जी के टाइम के ये, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखो शेखावटी वाले में एक तो अपने हरलाल सिंह जी थे, ठीक है, पहली बात तो। एक अपने चौधरी साहब थे, नेतराम चौधरी। हरिभाव किंकर जी नहीं थे, गोविंदराव जी थे। हरिभाव किंकर तो अपने इधर में थे, बिजोलिया वाले में, अपने को अच्छे से पता है, वहाँ पर तो थे ही नहीं है। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हरिभाव किंकर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कहता है? किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? नरवर सबको पता है, आमेर वाले, कच्छावा वाले तो आए थे, आमेर कछवाहा वंश वाले, नरवर वंश से आए, नरवर से आए थे, वहाँ से दुल्ले राय जी आए थे सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिठू मेहा जी से संबंधित नहीं है? देखो याद रखना है, नहीं की बात कर रहा है, कौन सा इससे संबंधित नहीं है, जल्दी में लगा नहीं देना फटाफट। देखो
ये पहला ही नहीं है। देखो देखो कैसे, क्योंकि देखिए ये देखो पाबूजी रसन इनका था, गोगा जीरा रसावला इनका था। एक इसमें ही डाउट रहेगा क्योंकि ये वाला पढ़ा नहीं होगा आपने, चांदाजीरी वैली, इस चांदाजीरी वैली इन्हीं की है। क्योंकि मुझे ये पता है कि झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरी, तो ये वाला जो है ना, ये इनका नहीं है, इनकी रचना उसने की थी शाहजी, जो शाहजी बोल दो या सायाजी बोल दो, सायाजी झूला ने, इन्होंने की थी। और किसके लिए बनाया था ये, जो अपने महाराणा प्रताप है उनके लिए लिखी थी ये, उनकी प्रशंसा में, उनकी बड़ाई के अंदर ये चीज़ लिखी गई थी, उनके गौरव के लिए लिखी गई थी। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखनी है अपने को। 29 देखो, परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय, देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में आपने देखा होगा, एलडीसी वाले में भी ये सेना संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। ठीक है, इसलिए हमको इसको थोड़ा फोकस पे अच्छे से याद रखने की जरूरत पड़ती है। देखो पेरू सिंह जी भारतीय सेना में किस रेजिमेंट में थे, राजपूताना राइफल्स, सबको पता है, सिंपल। ठीक है, फेमस क्यों है, क्योंकि 1948 का जो इंडिया पाक युद्ध हुआ था उसके अंदर उन्होंने भयंकर खतरनाक वाला कार्यक्रम किया था। रहने वाले कहाँ के थे, हमारे झुंझुनू के रहने वाले थे ये। ठीक है, और इसमें से भी अगर पूछ ले स्पेशली तो ये 6th वाली के अंदर थे, 6th रेजिमेंट के अंदर थे। ठीक है, तो वो याद रखना है अपने को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। ठीक है, पहला बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्पूत पर तिरंगा फहराया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हेमचंद्र जो चंगानी है उनके द्वारा विक्ट्री लॉर्ड इरविन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ बीकानेर, तो इसी के टाइम पे हम सबको जो हेमचंद्र जी थे उनके द्वारा ही लेटर लिखा गया था अपने वायसराय जी को। किसके लिए लिखा था ये लेटर, हमारे जो बीकानेर रियासत है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग लिखा गया था। ये वाली लाइन ये लिखी हुई है बीकानेर, ये ट्रांसलेट ही नहीं की इन्होंने हिंदी में, इंग्लिश वाले उठा के छाप दी। ठीक है, तो इसका अपने को सही पूछ रहा है, तो ये वाले पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर बनेगा 3, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है। राजस्थान के राज्यपाल को पूर्वगामी पद राज प्रमुख था, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले अपन राज्यपाल को क्या कहते थे, राज प्रमुख कहते थे। दूसरा कथन देखो, राजस्थान में राज्यपाल का पद 7वें संविधान संशोधन द्वारा बिल्कुल सही बात है। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को यह किया गया था, बिल्कुल सही बात है ये भी। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान के राज्यपद के लिए नियुक्त किया था, नहीं, गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, गुरुमुख जी थे ना, तो ये बात भी, ये गलत हो जाता है, ये और ये सही है, यानी अपना आंसर होना चाहिए 1 और 2 यानी 4। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं 32 पे। क्या कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 न, यानी न मतलब बन गया अपना यू से किसे संबंधित है, तो 243 यू किसे संबंधित है, तो ये अपना ये है किस में, अगर बात करें तो भाग 9A किसकी बात कर रहा है, ये नगर पालिका वाले की बात करेगा, है कि नहीं, नगर पालिका संबंधित है। अब देखो नगर पालिका वाले एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, देखो। और इसमें वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो वित्तीय वाला तो किस में जाता है, 243 I एंड Y के अंदर, तो Y के अंदर जाता है। U के अंदर कौन सा जाता है, तो U के अंदर हमें जाता है कार्यकाल वाला। किसके अंदर, U से उम्र बता रखा होगा मैंने जहाँ तक ध्यान है मुझे, 243 U फॉर उम्र, उम्र कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, तो अवधि, कार्यकाल, इससे रिलेटेड, यानी अपना आंसर होता है 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 33, राजस्थान लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे तरह पता होगा, 1973 का है। 1973 में भी कब प्रभावी की बात पूछ रहा है, लागू कब हुआ था, लागू हुआ था हमारा 3 फरवरी, मतलब पारित हुआ था जो 1973 को, ये डेट भी याद रखनी है, जिस दिन पारित हो गया था इस दिन ये। इसको प्रभावी कब बनाया गया था, तो इसको प्रभावी बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, यानी वो टाइम हो गया था 26 मार्च 1973। तो ये टिक नहीं करना है, ये गलत है, इसका आंसर क्या रहेगा 2। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन इन्होंने जानबूझ के दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो। ठीक है, चलो 34 देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो पहला कथन क्या कहता है, आयोग में अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष होगा, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों व सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं, बस है ये 1+4 का इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन रहता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आ जाओ, सदस्यों में से एक SC ST OBC और जनरल महिला
वुमन होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, एक की कंपलसरी इसके अंदर रहती है। तो ये बात भी सही है भाई, एक ये होता है, एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है, यानी ये कथन भी सही हो गया। तो एक और दो दोनों सही है, दोनों सही है तो अपना आंसर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, सही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहता है। 35 कह रहा है कि 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं। वापस पढ़ो, 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं, मतलब टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं, उनकी बात कर रहा है ये। देखो इसके अंदर एक तो अध्यक्ष साहब हो जाएंगे। अध्यक्ष साहब कौन है, नाम बताओ फटाफट। SC राजन जी, हाँ ठीक है, ये पहले मुख्य सचिव रह चुके अपने यहाँ पे। फिर इसके अलावा इसमें 2 मेंबर है, कौन कौन से हैं, एक तो निरंजन आर्य जी है, और एक कौन है, MN व्यास जी है ना। ये 2 मेंबर्स है। सचिव जी की बात करें, एक सचिव भी है, कौन है वो याद रखना है अपने को, नया नाम है ध्यान नहीं होगा। एक आभा जैन जी वो है। तो अपने कितने हो गए, 1 2 3 4, क्या बोल रहा है वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य, तो 4 सदस्य हो गए। तो आंसर निकल के आ जाएगा अपना 1। आगे समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कहता है। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई थी, वो जो अपना राज्य सचिव वो कब गठित किया गया था, तो 1949 को किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 4। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कहता है। फार्म मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री संबंधित है, किन से संबंधित है, पुराने वाले उनसे बात कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित थी, याद रखना है ये जगन्नाथ पहाड़िया जी से संबंधित है, क्योंकि ये अपने राजस्थान के क्या थे, फर्स्ट दलित CM साहब थे। ठीक है, और उनके जो संघर्ष है वो इसके अंदर संभाल के बताए गए थे। ठीक है, तो उनकी बात की जाती है इसके अंदर, ये बात अपने को थोड़ा ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कहता है। राजस्थान विधानसभा की निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है। ठीक है, देखो प्राकलन समिति है, PSU वाली ये भी है, लोक लेखा समिति ये भी है, ये कोई समिति नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 4। इजी क्वेश्चन, आगे चले। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालयों की स्थापना की गई थी। तो बाल सचिवालय की स्थापना देखो, एक तो की गई थी अपने जोधपुर के अंदर भी है, जयपुर के अंदर भी की गई है, अजमेर, तीनों जगह की गई है। ठीक है, थोड़ा नया क्वेश्चन है ये, पर याद रख, नया क्वेश्चन है पर अब रिपीट होने के चांसेज है, इसलिए ध्यान रखना है। बाल सचिवालय की बात करेंगे तो तीनों जगह हुई थी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, देखो ऑलमोस्ट सब जगह ही मिल जाएंगे आपको, लेकिन देखो इसमें से कौन कौन से में नहीं है। देखो पाली में है, ठीक है, कोटा में है, बीकानेर में है, डूंगरपुर में नहीं है। क्यों, यहाँ पर उदयपुर में मिल जाता है इसलिए वहाँ पर करवा देते हैं पास के पास, इसलिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। 14 मई 2026 को श्री राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा कौन सी जगह पर किया गया है। तो ये अपने कहाँ पर किया गया, देखो दूधा जी का संबंध किससे संबंधित है, मेड़ता से है, तो थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो वैसे भी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी कर्म भूमि यही रही थी मेड़ता, तो अपना आंसर वहाँ होना है, तो आंसर हो जाएगा 1। बात करते हैं IIT जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरोनोस्टिक प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनना है अपने को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। थेरोनोटिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का प्रतीक है, जिसमें निदान, डायग्नोसिस और थेरेपी को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। किया किसने था, पहले तो आपको बताता हूँ, ये वाली जो प्लेटफॉर्म है ना वो स्टार्ट किसने किया था। तो एक 2 नाम आते हैं इनमें, एक तो डॉक्टर रविराज वंकायला और उनकी टीम ने मिलकर ये सारा काम किया था। तो मेनली अपने को जो नाम याद रखना है वो रविराज जी याद रखने हैं। इन्होंने किया क्या, तो मेनली एक नैनो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर मेनली जो डायग्नोसिस सिस्टम है उसको अच्छी तरह यूज़ किया जाता है। देखो इसमें अग्रिम कार्य के लिए रविराज ये है, सही बात है। इस शोध में प्रमुख विशेषता फोटोथेरोनोटिक्स, जिसमें प्रकाश, लाइट का और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारा काम किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अपन इसको वैसे याद करें, अगर अपन मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो अपने सिलेबस का पार्ट है और वहाँ से ये रिलेट करती है। ठीक, तो अपने को 6 वैसे भी आगे के लिए याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों कथन इसके सही है, आंसर 1 हो जाएगा। चलो अगला देखो। राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में सही विकल्प का चयन करना। बिल्कुल सही की बात कर रहे हैं।
पहला राजस्थान, सॉरी, इसमें एक तो अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में बात करनी है। तो राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्ष में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन कर देना है। बिल्कुल सही बात है, 94 लाख का टारगेट दिया गया था अप्रैल में। फिर सरस स्वरोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए जाएंगे तथा ब्रांड को विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जाने की बात की गई थी। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन सही है। 3000 नए बूथ बनाने की बात हुई थी। दिल्ली, एनसीआर और ये अपने आसपास वाले जितने भी रीजन्स हैं वहाँ तक की सप्लाई चेन को सेट करने की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं, गलत नहीं, सही वाले। अपना आंसर 2 निकल के आता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 13 मई 2026 को राज्यपाल तथा कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु के पद पर, जो अभी नाम बदल दिया भाई, पहले तो अपन कुलपति कहते थे, कुलगुरु बोल रहे हैं आजकल, तो उस पर किसको लगाया गया है? तो किसको लगाया गया इसमें से? सबको पता है, मदन सिंह राठौड़ जी को लगाया गया। रिसेंट न्यूज़ थी ये, तो काफ़ी फेमस रहा था। ठीक है, तो याद रखने वाला पॉइंट है ये। अगला वाला देखो, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी व इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए किस जिले में कौशल विकास हब की स्थापना की गई? बालोतरा में की गई है। बिल्कुल सही, क्योंकि है ही वहीं पर, तो वहाँ पर ही की जाएगी ना ये बात भी, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। 46 क्वेश्चन देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहयोग के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। देखो क्या कह रहा है, अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग खोज अंतर्गत 112 पांडुलिपियाँ स्वीकृत की गई। बिल्कुल सही बात है, 112 ही थी वो। ठीक है, फिर इनमें से जो कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है इसमें, और साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं सहयोग में कुल 21 पत्रिकाओं को सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, 112 को स्वीकृत किया था, 8 साहित्यकार बताए, और 21 जो इनके पत्रिकाएं हैं उनको अनुदान दिया जाएगा। तो ये वाली तीनों चीज़ें डाटा याद रखने वाले थे, दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगर डाटा याद थे तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? देखो अपने जो मनीषा जी हैं वो इसमें ऐड की गई थी, राजस्थान की स्टार प्लेयर मानी जाती है मनीषा कुमारी जी, तो इनको ऐड किया गया है। किसके लिए? एशिया में जो कबड्डी गेम्स होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखो, मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर एंड सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान में कितने पदक जीते हैं अपन ने? इसके अंदर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है इसमें 2 तो गोल्ड थे, 2 रजत और 1 कांस्य। बिल्कुल सही बात है, 1 ब्रॉन्ज, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़े फैक्चुअल ज़्यादा हो गया ना ये क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते हैं। देखो UR वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई यहाँ पर भी। क्या कह रहा है, देखो राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार के द्वारा खतरनाक, याद रखने वाला नया पॉइंट आ गया भाई। अपन ने खतरनाक रोग पढ़े थे पार्ट बी में, वहाँ देखो खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया है, किस रोग को हटाया गया अभी रिसेंट में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। किसको? लेप्रोसी को हटाया गया। किसको? लेप्रोसी को। ठीक है, तो अपने ये इस चीज़ को अपने को अपडेट भी करनी है, अपने नोट्सों में अपडेट रखना है कि लेप्रोसी को हटा दिया गया है। और ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है URO में, या तो तुमको थोड़ा घुमा के दे देगा, कैसे भी आएगा पर क्वेश्चन आएगा। लिख लो, एक क्वेश्चन डन है 40 में से, 39 का याद करना है अब। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। देखो, इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 4 एथलीट्स, हाँ 4 एथलीट्स ने लिया था, बिल्कुल सही बात है। तीसरी चैंपियनशिप की मेजबानी 2027 के अंदर कौन करने वाला है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में 5 से 8 मार्च के अंदर आयोजित की। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जयपुर के पास आ गई है ये वाली खुशखबरी की बात अपनी, और ये वाली बात तो सही है और ये वाली बात भी सही है। 4 ही गए थे खिलाड़ी, तो अपना आंसर 1 व 2 दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आ गया ये अपने आगे। लगभग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई दिखती है, हाँ इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जल डमरू, बहुत फेमस है डेविस, ग्रीनलैंड और बेफिन जो अपने उसके बीच में है, तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में पाई जाती है कौन सी? डेविस जल डमरू। ठीक है, ये बात बिल्कुल हो गया 3। करणपुरा और चंद्रपुरा कोयला खदानें कहाँ पर है? चंद्रपुरा पता होगी, करणपुरा तो नहीं पड़ा होगा नाम। चंद्रपुरा कहाँ पर है? झारखंड के अंदर, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। देखो पालकोंडा, ये बालाघाट, बालाघाट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है बालाघाट तो भाई पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट की है। बाकी मुझे नहीं पता थी ये, पर मुझे ये पता थी कि जो बालाघाट है वो पश्चिमी घाट का है। तो यहाँ पूछ पूर्वी घाट का रहा है, तो ये अपना आंसर निकल के आ रहा है। नहीं वाला पूछ रहा है ये, तो हो गया ना इजी क्वेश्चन। तो एलिमिनेट करने पर भी अपना आंसर निकलता है इसलिए, ठीक है। तो बालाघाट अपना आंसर हो जाएगा इसका 2। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है? अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर या मतलब जो अन्न उत्पादन है उसकी बात की जाती है। देखो पंपास के मैदानों में की जाती है, कैंटरबरी के मैदानों में होती है, अमेजन में नहीं होती है, और दक्षिण अफ्रीका के वेल्स में होती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं और घास के मैदानों में काफ़ी अच्छी घास भी उगती है, खेती बहुत अच्छी होती है। अमेजन बेसिन में कोई कुछ भी नहीं है, सूखड़ा साफ है इधर। तो अमेजन बेसिन आर्द्र भूमि क्षेत्र में यहाँ पे तो बागवानी ज़्यादा होती है, अन्न नहीं उगता है। होती है यहाँ पे खेती भी, लेकिन यहाँ बागवानी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मेनली जो एग्रीकल्चर होती है, जो अन्न वाली होती है, जिसमें चावल गेहूँ वगैरह, तो वो यहाँ पर की जाती है। 54 का आंसर क्या बनेगा? अच्छा आंसर तो निकाला नहीं हमने, तो ए बी ओ डी यानी अपना आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्रों में से कौन सी यूनेस्को के जो विश्व जैव रक्षक आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क है, जब से बोलते हैं WNBR में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? देखो नंदा देवी है, इसके अलावा सिमलीपाल भी है, नोकरेक भी है, और कोल्ड डेजर्ट इंडिया में है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर में। तो ए बी सी आंसर नंबर हो जाएगा 2। आ गया इजी। अच्छा इनका जगह बताऊँ, देखो नंदा देवी कहाँ है अपना? उत्तराखंड में, यूके। सिमलीपाल कहाँ है अपना? ओडिशा के अंदर। और नोकरेक कहाँ है? मेघालय, ठीक है। तो अपने को याद रखना है ये बात भी। चलो 56 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाह की नहीं है? पश्चिम प्रवाह की नहीं है, पश्चिम प्रवाह की पहली नहीं है, क्योंकि ये तो सॉरी भाई अपन लोग सबको पता है कि जो सोंड रेखा है वो इधर जाती है, भरतपूजा इधर है, शबरावती है, पेरियार इधर है, सारी ये इधर है, ये पश्चिम प्रवाह की नहीं है। तो ये सोंड रेखा है जो इधर जाती है पूर्वी में, बंगाल खाड़ी में गिरेगी ये तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ दक्षिण पश्चिम मानसून से के पहुँचने की सामान्य तिथियाँ हैं। अच्छा इनको सेट करना है कि कहाँ पर पहले पहुँचने की सामान्य तिथियाँ हैं। जो जयपुर वाला है, लखनऊ और चंडीगढ़ है, तो ये अपना इंडिया है भाई, आइडिया लगा लेते हैं अभी, ठीक है। मानसून इधर से एंटर करता है लगभग यहाँ 1 जुलाई जून को आ जाता है, तो ये लगभग अपना जाएगा 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर 15 जुलाई तक आ जाएगा, क्योंकि अपने एंट्री कब हो जाती है अपने राजस्थान में? एंट्री लगभग हो जाती है 15 जून, 20 जून, 25 जून मान लो, तो अपने यहाँ 1 जुलाई ले लेते हैं। ऑप्शन नहीं दे रखा तो जुलाई का दे रखा है, तो जुलाई वाला ऑप्शन ये बन जाता है अपना 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपना कौन सा वाला जोन हो जाता है? उत्तर पश्चिम मानसून जोन बोलते हैं इसे, पश्चिम मानसून जोन। तो उस जोन के अंदर तो आने में टाइम ही लगता है, एंड में तक आता है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहते हैं, देखो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। अच्छा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तरी पूर्वी हो गई अपने नॉर्थ ईस्ट वाली, ये वाली पवनें, तो ये गोलार्ध बना देते हैं अपन अपना। और ये पूछ रहा है कि कौन प्रवाहित किस जोन में रहती है, ठीक है। तो देखो ये किधर बहती है, तो अपने मेनली ये जो उत्तरी गोलार्ध वाले पोर्शन में बहती है, तो फिक्स अपने को पता है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाता है। फिर ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य सागर की तरफ होती है, उपोष्ण से नहीं बिल्कुल सही बात है, ये इस पे होती है भाई, उपोष्ण से भूमध्य सागर ऐसे बहती है ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ही तो होती है। तो इसका आंसर होगा 2। आंसर क्या आएगा? 2 निकल के आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या कहता है। अच्छा निम्नलिखित में से कितने अटलांटिक महासागर से संबंधित है? अच्छा इनमें से कितने हैं जो अटलांटिक महासागर से संबंधित है? देखो एक को देखते हैं। सबसे पहले वोल्विस की बात करें, वोल्विस कटक की बात करें, तो ये अपने मिलती है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलती है। सुंडा तो अपने हिंद महासागर के अंदर है सुंडा। सारगेसो भी अपने उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलती है, उत्तरी अटलांटिक में मिल जाती है ये,
ठीक है। और जो मेरियाना ट्रेंच है, ये तो सबको पता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो कौन से, एक तो ये नहीं होगा और एक हिंद महासागर वाला नहीं होगा, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, तो ए और सी आंसर होगा। तो यानी केवल, क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो केवल 2 हो जाएगा आंसर नंबर 4। भाई सुंडा वाले सबको पता है इंडिया वाले के अंदर है, मेरियाना प्रशांत महासागर वाले में, तो ये और ये तो वैसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। बचता कौन है, वोल्विस और सारगोसो। सारगोसो को सबको पता है उत्तरी वाले के अंदर पाया जाता है, और वोल्विस का पता है कि दक्षिण वाले में पाया जाता है तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा, तो दोनों मिला के अपने पास 2 आंसर बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। कहाँ कहाँ से मीथेन निकलती है, देखो सब जगह से निकलेगी, धान से निकलती है, मवेशियों से निकलती है, दीमक से निकलती है, अवशिष्ट भराव से निकलती है, सब जगह से निकलती है, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। गोबर, गाय, जहाँ भी सड़ने वाली चीज़ें हैं वहाँ सबसे मीथेन निकलती है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भौगोलिक विस्तार वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम योगदान दिया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र की बात कर रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम अपने को विनिर्माण देखने को मिलता है, वो कौन सा वाला है। देखो इसका आंसर हमें याद ही रखना है, तमिलनाडु है इसका आंसर, क्योंकि एक देखो अब नई चीज़ देखने को मिलती है अपने को यहाँ पर। 61वां क्वेश्चन देखो, फोकस करो, क्या बोल रहा है, इंडिया के इकोनॉमी सर्वे की बात कर रहा है, न कि राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे की। आई स्पेशल चीज़ समझ में कि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से काम चल जाएगा, नहीं, अब लेवल बढ़ा रहे हैं, ये इंडिया लेवल तक के पूछने हैं। पर ऐसा है कि ये क्वेश्चन इन जनरल भी हमें पता होना चाहिए, भाई तमिलनाडु अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाली चीज़ में देखने को मैंने मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है ना, वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। 2024 की बात करते हैं, क्या क्या पूछ रहा है ये, भारत के कुल आयात में खनिज ईंधन, तेल, आसवन उत्पादों आदि के अंश को दर्शाएं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये इनको सीक्वेंस में सेट करना है, कौन सा विकल्प सही है। फिर कुल आयात में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंश को दर्शाएं। फिर मोती, कीमती पत्थर, धातु, सिक्कों की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आयात में अपने को नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी की बात कर रहे हैं। तो अपन किस का सबसे ज़्यादा वो कर ले रहे हैं, यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। देखो भारत में सबसे ज़्यादा जो अपन यूज़ लेते हैं वो एक तो खनिज तेल जहाँ आ गया वो तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी होना है, फर्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन ये तो कीमती पत्थर भी काफ़ी अच्छे लेते हैं, नाभिकीय वाला मामला है क्योंकि अपने पूरा बाहर से इंपोर्ट होता है, तो ये वाला मामला भी सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कीमती पत्थर वाला थर्ड पे ले लें, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है फोर्थ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा ADCB आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। देखो पहला देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, इस सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 है। इसकी संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 नहीं है, 2023-24 है। हाँ यार ये गलत हो जाता है। इस उद्देश्य देश के निगमित, हाँ ठीक है, डाटाबेस को विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, 2 गलत है, 2 गलत है, 1 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत फेमस योजना है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, हमें वो अच्छे समझ में आनी चाहिए। देखो क्या कहता है, कथनों पर ध्यान देना और सही को ढूंढना है। देखो इस पहल के अंतर्गत लघु व्यवसायियों को समर्थन देने हेतु 50 लाख तक के साथ आसान और बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध करवाकर वित्तीय पहुंच में वर्तमान अंतर को कम किया जा रहा है। यही बात है, इसके अंदर 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, एक तो शिशु है, और कौन सा होता है, एक किशोर होता है, एक तरुण होता है, ठीक है। और इसके अंदर कितने कितने दिए जाते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम कितना देते हैं, 10 लाख रुपए का देते हैं अपन। 50 लाख वाली बात तो आती ही नहीं है, तो ये वाला बात गलत हो जाती है। बाकी सही आसान और बिना गारंटी वाला मिल जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है 50 लाख तक का नहीं मिलता, मैक्सिमम 10 लाख रुपए का मिलता है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से गलत हो जाता है। दूसरा देखो, इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक ऋण महिला उद्यमी को स्वीकृत किए गए हैं, ये बात भी गलत है यार। इतने ही कर देते तो महिलाएं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, ठीक है। ये डाटा गलत हो जाता है। लगभग कितना है, अगर वैसे भी देखें ना तो लगभग 20% से ज़्यादा नहीं मिलता है, 80% पुरुषों को हो रहा है लगभग। सभी ऋणों का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों को दिया जा रहा है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, नए वालों को ज़्यादा प्रोत्साहित दिया जा रहा है, लगभग 20% है वो नए हैं, बिल्कुल भी फ्रेशर्स, उनको दिया जा रहा है। तो आंसर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी 2 गलत हो जाते हैं। 65 देखो क्या कह रहा है, भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन
विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदल कर दिया गया था। क्या नाम बदल कर क्या कर दिया? सिंपल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया है। पिछले साल ही किया था, रिसेंट में, ठीक है। NFSA का नाम बदला था। 66 पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। देखो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है। दूसरा कथन, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब उसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी होगी। 30 वर्ष नहीं है, 35 ईयर है। और इसमें सिर्फ निर्वाचित नहीं, सभी दोनों सदनों के रह सकते हैं, और सभी निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों ही भाग लेते हैं। वो राष्ट्रपति वाले कंडीशन होती है। तो ये गलत होता है, ये गलत होता है, दोनों ही गलत है। इसके आंसर नंबर 4 होएगा, ठीक है। 67 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संवाद के कठोर ढांचे से, छोड़ो मैं आगे शिफ्ट कर गया क्या, 67, हाँ। निम्नलिखित में किसने कहा था कि भारतीय संविधान के संवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया गया है और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार इसे एकात्मक और संगात्मक दोनों। BR अम्बेडकर जी का डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राष्ट्र जो DPSP है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 39 वाले DPSP में भी 39 की बात कर रहा है, तो उस संबंध में कौन सी बात सही है? पुरुषों स्त्रियों को दोनों समान कार्य व समान वेतन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पुरुषों स्त्रियों सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और है किसमें, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो ये फर्स्ट वाला D के अंदर 39 D के अंदर देखने को मिलता है, जो ये फर्स्ट वाला है ये 39 A के अंदर देखने को मिलता है कि पर्याप्त साधन होना अनिवार्य है। 69 देखो क्या कहता है, मार्च अप्रैल 2025 में भारत और रूस का निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभियान हुआ था? देखो इनके बीच में एक जो फेमस होता है वो कौन सा होता है? इंद्र, इंडिया और रशिया। हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है इतना, ठीक है। अब और बताऊं, जो कोंकण वाला है किसके बीच में होता है? कोंकण वाला अपन UK के साथ करते हैं, पता हो तो। और जो वरुण है, वरुण किसके साथ करते हैं? अपन फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। और मिलन वाला तो ये बहुत सारे मल्टी नेशनल होता है, मल्टी नेशनल होता है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है? 4। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया था? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, मैंने भी आंसर ढूंढ के निकाला था। इसका आंसर है धारा 7, ठीक है। याद रखने वाला क्वेश्चन है, पहली बार देखा हुआ क्वेश्चन है, सुना हुआ क्वेश्चन, इसलिए। तो उस टाइम जब एक्ट आया था तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे उनके जो कार्य लिखे गए थे वो धारा 7 के अंदर लिखे गए थे, ठीक। ध्यान रखना है, याद रखना है ये क्वेश्चन। 71 देखो क्या कहता है, 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। किसके लिए? प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? 15(1) में देखो लिंग का किया गया है, बिल्कुल किया गया है। धर्म का किया है, मूलवंश किया है, लेकिन क्षेत्र का कोई उल्लेख 15(1) में नहीं मिलता है अपने को, याद रखना, ठीक है। 15 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर बात करें क्षेत्र की या निवास की भी, उसका उल्लेख अपने को 16 में मिल जाता है, वो भी निवास के नाम से मिलता है, क्षेत्र के नाम से नहीं मिलता है, क्योंकि क्षेत्रवाद का हम विरोध करते हैं, ठीक है, इसलिए। तो आपका आंसर होता है 2। विद्यमान निर्वाचक नामावली यानी मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? देखो अब ये किससे, अगर आपने उसमें देखा हो तब तो समझ में आता है। ये देखो क्वेश्चन, हटवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म नंबर 7 है, ये कौन सा है? फॉर्म नंबर 7। अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्शन रहे होते हैं, थोड़ा भी ध्यान रहता है, अगर हमने निर्वाचन के टाइम पे जिस टाइम वोटिंग होती है थोड़ा ध्यान दिया हो, तो फॉर्म नंबर 7 काफ़ी फेमस रहता है, ठीक है। तो वो है, अगर देखो इसमें कुछ फॉर्म चलते हैं, एक तो 6 नंबर चलता है। 6 नंबर किससे होते हैं? अगर नया वोटर ऐड करना होता है ना, नए वोटर को ऐड करने के लिए पंजीका में, तब फॉर्म नंबर 6 चाहिए होता है। 7 किससे रिलेटेड होता है? देख लिया, मतदाता सूची में जब आपत्ति जताने के बाद नाम हटवाना होता है, तो मतदाता सूची से नाम, वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 चलता है। इसके अलावा कोई चेंजेस करने होते हैं उसके लिए फॉर्म नंबर 8 चलता है। तो 3 फॉर्म अपने को ध्यान रख लेने, 6, 7, 8, ठीक है। अगला देखो, नीचे दिए गए अभिकथन कथन और कारण दिए हैं, उनको देखना है। देखो क्या है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से
किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है वह भारत का नागरिक नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 संसद को ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रतिबंधित कहाँ करता है? नहीं करता है। ये बात बिल्कुल गलत, बल्कि उल्टा जो इसका जो 9 की जो 11 वाला था, अनुच्छेद जो 11 है, वो संसद को फुल पावर देता है नागरिकता से रिलेटेड। भाई नागरिकता को लेकर जो भी कानून बनाने हैं नागरिकता के लिए, वो सारे नियम कानून की पूरी पावर 11 के तहत किसको मिलती है? संसद को मिलती है। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता है। तो अपना ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, अपना ऑप्शन बन जाएगा ए। तो आंसर बनता है 74 का ए। आया समझ में? ठीक है। 75 देखो क्या कहता है। अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सोमपाल जी को, सोमपाल शास्त्री जी को किया गया। बिल्कुल सही बात, देख लेना एक बार वापस, और आपको डाउट हो तो। मेरे को जहाँ तक ध्यान है सोमपाल जी ने किया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा? ये तो 75 में है। जैसे पहला ही एक वो इसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि भाई उसके प्रसाद पर्यंत रहता है, इसलिए ऑटोमेटिकली 75 हो जाता है। 75 के बाद 76 क्वेश्चन, अच्छा 77 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात करता है? तो इसके अंदर कौन सा है? 51 है अपना, बहुत फेमस है वैसे भी बेचारा DPSP वाला। तो DPSP का 51 है, वो इसकी बात करता है। पूरी लाइन बताऊं? पूरी लाइन कहता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। ठीक है। और यही भारतीय जो विदेश नीति है उसका आधार भी रहेगा। तो ये बात होती है धारा 51 में, अनुच्छेद 51 में। 74 देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? किसके अंदर कहा गया है? तो 83 के अंदर नहीं, ये वाली बात सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विघटन होता ही नहीं इसमें। इसमें क्या होता है? स्थायी सदन है 1/3। इसमें होता क्या है? 1/3 सदस्य हैं, हर 2 साल के अंदर क्या कर लेते हैं? रिजाइन दे देते हैं और नए सदस्य ऐड कर लिए जाते हैं। पुराने हट जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो वो जो सदन है वो हमेशा बना रहता है, इसलिए इसे परमानेंट सदन बोलते हैं। 79 की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का वो हो सकता है? कितनी बार हो सकता है? अपने यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि अमेरिका के अंदर लिमिट है कितने की? 2 की। भाई एक व्यक्ति 2 बार ही क्या बन सकता है? एक व्यक्ति 2 बार मैक्सिमम क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। अपने यहाँ पर ऐसा कोई रूल बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। 80 देखो क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, कोई ऐसी एज लिमिट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते वैसे अंकल हो जाते हैं सबके सब। कोई 65 पे लग रहा है, कोई 68 पे, कोई 62। बहुत एज्ड लोग वहाँ पर जज लगते हैं। तो वहाँ वो वाली कोई लिमिट ही नहीं है। कोई अगर यंग है, उतना कैपेबल है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए तो बड़ी बात हो जाती है वैसे। तो वैसा कोई एज लिमिट यहाँ पर भी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। काफ़ी अच्छे नए क्वेश्चन है ये, मतलब इन जनरल ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पूछते हैं कि कितनी वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, कितनी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम आयु की बात की जा रही है। तो अलग क्वेश्चन है ये। 80 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारुसो सेलोवी द्वारा प्रदत्त सांवेगिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? अच्छा, सांवेगिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है की बात करता है। देखो, सांवेगिक एकीकरण है, समझ है, प्रत्यक्षीकरण है, परिपक्वता नहीं है। ठीक है। इनके आंसर ही बताऊंगा, मुझे डिटेल्स नहीं पता है। देखो, ठीक है, मैंने आंसर थोड़े रिसर्च करके निकाल दिए थे तो इसलिए। समालोचना चिंतक कौशलों को उनके अर्थ से सुमेलित कीजिए। देखो, अवबोध है, अवबोध किसे कहते हैं? विचारों का संगठन व चयन करना, 2 हो जाएगा। विश्लेषण क्या है? संपूर्ण को उसके छोटे घटक में, भाई छोटे छोटे घटकों में तोड़ेंगे, फिर उनको एक साथ समझने की, अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, विभाजित करना होता है विश्लेषण। और संश्लेषण, अलग अलग विचारों को एक जगह लाना होता है, संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है। और मूल्यांकन है, तो विचारों क्या बच्चा है? अभिमत और निर्णय की विकसित करने की क्षमता। आंसर क्या बनेगा अपना? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे समझ में कैसे है? ये तो इजी था, ये तो आराम से होने वाला क्वेश्चन है। नीचे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़ते हैं, फिर उनके बारे में बताओ आप। देखो क्या है। एक, प्रभावी विद्यालय प्रशासन और संगठन के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। मनोविज्ञान
विद्यालय में अनुशासन संबंधित समस्याओं को निपटने में सहायक करता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या बोल रहा है, अच्छा, ए व आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए व आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है कि तू व्याख्या नहीं करता है, ये बात है इसको, भाई व्याख्या नहीं करता है। क्यों? देखो ये बोल रहा है प्रशासन व संगठन के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अनुशासन और ये प्रशासन और संगठन का कोई मेल नहीं है, यानी ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर बनेगा 2। ठीक है। आज अगला वाला क्वेश्चन देखो 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? किसने दिया था? इसने कर नहीं दिया था। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। और कौन सा सत्य नहीं की पूछ रहा है, देखो पुनर्बलन जीव की अनुक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साचर्य निकटता के नियम पर आधारित होता है। साचर्य में निकटता के उस पर आधारित होता है। ये वाला कथन है तो सही, लेकिन ये स्नीकर वाला इस सिद्धांत के हिसाब से नहीं चलता है। ये किसके सिद्धांत के हिसाब से चलता है? ये एसआर वाला सिद्धांत जो पावलोक वाला है, तो पावलोक वाला है, तो ये बात तो सही है, लेकिन ये पावलोक से संबंधित, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है वैसे। ठीक है। अधिगम का सार अनुक्रिया संशोधन है, सही बात है। अनुबंध अनुक्रिया उन्मुख होती है, बिल्कुल सही बात है। अपना आंसर क्या निकल के आएगा? गलत पूछ रहा है तो अपना आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। मैक्लेलैंड का अभिप्रेरणा सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाया कि निम्नलिखित में से कौन सी इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। इन्होंने मेनली 3 ही बताए थे। कौन कौन से बताए थे? देखो पहला बताया था उपलब्धि की आवश्यकता, दूसरा बताया था इन्होंने संबंधता की स्थापना, और एक था शक्ति की आवश्यकता, शक्ति बोल दे या फिर समस्थिति, इसकी आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता जो इनका एक से बताया था शक्ति की आवश्यकता, समस्थिति की आवश्यकता इन्होंने नहीं बताई। ये कोई चीज़ नहीं होती, इन्होंने 3 ही बताए थे। शक्ति की आवश्यकता, एक उपलब्धि की और एक संबंधता की, ये आवश्यकता होनी चाहिए, ये वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो अपना आंसर क्या निकलता है? इन्होंने 3 ही बताया था, आंसर होता है 4। ठीक है। नीचे दिए गए 2 कथनों, एक हाँ ठीक कथन कारण वाला है। संबद्धता की आवश्यकता तब जागृत होती है जब लोग स्वयं को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं या वे खुश रहते हैं, तब उनको इनकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। लोगों को दोस्तों की जरूरत होती है या दूसरों के साथ किसी न किसी रूप में संबंध बनाए रखना चाहते हो। बिल्कुल सही बात है, बात तो ये सही है बिल्कुल भी। भाई संबंधों की आवश्यकता तभी होती है जब उसको खतरा होता है या उसको ऐसा ही महसूस होता है, तब उनको संबंध चाहिए होते हैं ताकि वो खुश हो सके, हैप्पी हो सके। ठीक है। और लोगों को दोस्तों की जरूरत भी इसीलिए होती है ताकि वो एक दूसरे के साथ हेल्प कर सके, उनका नेचर एडजस्ट हो सके। अब पूछ रहा है कि इसकी व्याख्या है या नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों कथन सही भी है, उनकी व्याख्या भी है। आंसर 3 होएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परिवर्तन के अनुकूलन होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण है? भाई 21वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट जो कौशल है वो कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी है। जितने आप फ्लेक्सिबल होगे उतना ही ज़्यादा अपन कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे, उसको उतना ही आराम से अपन रटना दोहरा, वो सब चीज़ें पुरानी होगी। आजकल अपने थॉट्स में जितना फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही बेहतर रहता है अपने लिए। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि परीक्षण का मिलान व अच्छा ठीक है मैच करना है, किसने कौन से तरह का वो यूज किया था? देखो स्टैनफोर्ड बीने स्केल, ये किसी संबंधित मानसिक आयु और वायु की जो IQ होता है उसकी अवधारणा को आगे बढ़ाने पर आधारित था ये। तो ठीक है, पहला तो इससे साथ मैच हो ही रखा है। ठीक है। देखो दूसरा वयस्क बुद्धि परीक्षण, इन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के जो टेस्ट थे उनके माध्यम से किया था, तो ये बात भी सही है। तीसरा रेवर प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस, ये वाला कौन सा था? तो ये पूरा बिल्कुल सही है, सारे के सारे मैच हो रखे हैं। और बिना इसके लिए इन्होंने बुद्धिमापक का पहला प्रयास किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे भी पता होना चाहिए। तो आंसर 1 2 3 4 1 2 3 4 अपना आंसर बनेगा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा 3। 89 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना जाता है? नैतिक परिपक्वता के अंतर देखो जिम्मेदारी मानते हैं भाई, जिम्मेदारी होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा तार्किकता होनी चाहिए, नैतिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, और परोपकारिता होनी चाहिए। आंसर होता है 3। अवलोकनात्मक अधिगम के अनुसार विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं होता है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना हाँ फायदेमंद रहता है। विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना कभी नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, कोई भी नहीं चाहता ऐसा। यह दर्शाना कि व्यवहार किस प्रकार सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिमानों
प्रतिमान को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। पुरस्कार देना तो हर कंडीशन में सही होता है। प्रशंसा करना, लेकिन किसी और से किसी और की प्रशंसा करवाओगे ज़बरदस्ती, तो वो गलत चीज़ है, वो गलत है। तो ये आंसर निकल के आएगा 2। व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है जिनमें वे रहते हैं। यह विचार कहलाता है। इस विचार को क्या कहते हैं? देखो वापस पढ़ो। व्यक्तिक भिन्नताएं व्यक्ति की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती है। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है जिसमें वे रहते हैं। तो ये किसको दिखाता है? स्थितिवाद को, सिचुएशनिज्म को बोलते हैं, इसको सिचुएशनिज्म बोलते हैं। उसको दर्शाता है भाई किस सिचुएशन में हो उस हिसाब से इंसान का बिहेवियर चेंज होता है, तो स्थितिवाद कहलाता है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है, तो यह जो समायोजन युक्ति है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ये तो मेरे को पता है अच्छे से, रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली सब लोगों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये तो दी किसने थी? ये शायद डिफेंस, इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। लोग क्या करते हैं, जो मीठे होते हैं वो कड़वे होना की कोशिश करते हैं। जो बोलते हैं ना कि अच्छा बनना अच्छी बात नहीं है, वो लोग तभी सोचते हैं जब उनके साथ अच्छा बनने पर बहुत सारे नेगेटिवली उनके साथ कुछ बुरा होता है, तब वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो तब होता है जब अपन रिएक्शंस देखते हैं लोगों के। ठीक है। आइजैक के व्यक्तित्व का सिद्धांत शील गुण पदानुक्रम के संदर्भ में नीचे दिए गए 2 कथनों की बात करना है। ठीक है, पहली बात पढ़ते हैं। नियमित रूप से होने वाली प्रतिक्रियाएं शील गुणों से उत्पन्न होती हैं और संबंधित शील गुण आदतों से तथा अनेक आदतों के समूह से मिलकर एक प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, यही होता है। सबसे पहले वह आदतें होती है, शील गुण होता है, शील गुण से आदत बनती है, अनेक सब बहुत सारी आदतें मिलकर अपना एक बन जाती है, एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर देती है। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक बनावट के कमोबेश स्थिर व स्थायी संगठन होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। शरीर है उसमें चेंज आ सकता है, चरित्र में चेंज आ सकता है, स्वभाव में चेंज आ सकता है, लेकिन जो उसकी पर्सनैलिटी वो कभी चेंज नहीं होती है। दोनों बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा 4। 94 देखो, किस निम्नलिखित में से समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने के लिए प्रमुख कारक कौन से हैं? कठोर परीक्षा प्रणाली? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अनुकूली पाठ्यक्रम? बिल्कुल सही बात है। परंपरागत शिक्षण विधि? नहीं, नई टेक्नोलॉजी वाली होनी चाहिए। सुगम वातावरण? बिल्कुल सही बात है। तो हो जाएगा बी और डी, आंसर हो जाएगा। बी और डी किस में है? ये रहा ऑप्शन नंबर 2। 95 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? संदर्भगत तथा प्रायोगिक, दूसरा है घटकीय और विश्लेषणात्मक, दोनों ही नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं है। संक्रियात्मक और प्रक्रियात्मक? बिल्कुल सही बात है, यही है। तीसरा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी दृष्टिकोण के लिए 2 कथन दिए गए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवेश का प्रतिहसन यानी मैनिपुलेट और अन्वेषण करते हुए सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो जैसे भी परिवेश में रहते हैं उस हिसाब से खुद को मैनिपुलेट करते हैं, उसको अन्वेषित करते हैं, उसके हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट देखो, पियाजे का मानना है कि बच्चों का सीखना वयस्कों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों जैसे पुनर्बलनों पर आधारित होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। संज्ञानात्मक परिपक्वता का हिस्सा माना जाता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, सॉरी ये गलत है, ये सही है। यानी कथन 1 S1 सही, S2 गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 97 देखो क्या कहता है, नीचे दिए गए 2 कथनों की बात करें। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान पुनर्अनुमानात्मक है। जो शिक्षा है मनोविज्ञान पुनर्अनुमानात्मक है। बिल्कुल सही बात है। यह व्यवहार की पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्व अनुमान है वो कर सकता है। नहीं, ये पूर्व अनुमान नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में पूर्व अनुमान नहीं कर सकता। ये बात गलत हो जाती है। तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। 98 देखो, केटल के शील गुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? सतही शील गुण दिखाई देने वाले होते हैं। हाँ, जो दिखते हैं उन्हें सतही शील गुण कहा जाता है। कारकशील विश्लेषण द्वारा शील गुणों की पहचान, जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा पहचान होती है। बिल्कुल सही बात है। स्त्रोत शील गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं। नहीं, स्त्रोत शील गुण तो छिपे हुए होते हैं, जो दिखते ही नहीं है। जो मेन जो बेस बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? जो इसके स्रोत होते हैं वो इसके बेस बनाते हैं। देखो ये आ गया, आधारभूत होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत बात हो जाती है। आंसर हो जाता है अपना 3। ठीक है। 99 देखो, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार,
ठीक है, 2 कथन दिए हुए अपने को, उसके बाद क्या क्या है देखो। किशोरों को स्वयं के लिए भूमिका निर्धारित करने में मिली सफलता से उनमें पहचान की भावना का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो स्वयं के लिए भूमिका का निर्धारण करने के बाद जो सफलता मिलती है भाई, अपन ने एक अपना रोल असाइन कर लिया कि भाई अपने को टीचर बनना है और वो उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी, जब बच्चे नए कौशल विकसित करने में असफल होते हैं तो उनमें हीन भावना भी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे नए कौशल विकसित करना, नया कोई कुछ सीखना की कोशिश कर रहे हैं और वो सीख नहीं पाते हैं तो वो हताश हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर, अपने आप को गिल्ट में रखते हैं कि यार मैं यही काम नहीं कर पा रहा हूँ, हीन भावना आ जाती है। ये बात सही है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे से लिंक नहीं हो रही है। तो ठीक है, दोनों बात सही तो है लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं हो रही, यानी व्याख्या नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा वापस 4। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन आज का। गेने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमशः कौन से अधिगम प्राप्त होते हैं? क्या है? गेने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय से पहले, देखो संप्रत्यय पहले आएगा पहले, और बाद में क्रमशः कौन से अधिगम प्राप्त होते हैं? इसके बाद में और इससे पहले कौन से प्राप्त होते हैं? संप्रत्यय से पहले की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले होता है बहुविभेदन अधिगम, फिर होता है संप्रत्यय, फिर उसके बाद होता है सिद्धांतों का अधिगम। आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से अपने 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आंसर आप मैच करने दें एक बार, क्वेश्चन से मैच कर लो ना। ये पीडीएफ में सेम टू सेम जो मैंने ये एडिट किए, जो भी लिखा है, इसके साथ ही मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों जगह मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय लगे, कोई आपको लगे कि क्वेश्चन सर ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे अपना डिस्कशन ग्रुप है या कमेंट सेक्शन पे आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।